अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था और आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, इसकी पाथवे क्या है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, किन किन तरीकों से ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पाथवे देखते हैं कि इसकी पाथवे क्या होगी। लास्ट टाइम हमने पाथवे ऑफ ऑक्सीजन का बताया था कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ होती है, लेकिन इसकी जो पाथवे है वो टोटली अपोजिट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में वो हमने की थी फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। आज हम बात करेंगे फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब अगर हम इसी को देखें कि ये इंटरनल से एक्सटर्नल है तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो उसी सेलुलर रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, वाटर एंड सम एक्सटेंट हीट भी यहां पर प्रोड्यूस होती है। अब इसमें बाकी जो चीजें हैं उसको हम किसी न किसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं अगर बॉडी को जरूरत हो, या फिर उसको निकाल देते हैं और जो एटीपी होती है वो फुली यूज होती है। लेकिन जो ये वाला इसका प्रोडक्ट होता है जिसको हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या एक ऑक्साइड का नाम देते हैं, ये इज अ वेस्ट यहां पर प्रोड्यूस होती है। अब बॉडी के अंदर जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं बॉडी कभी भी उसको अपने अंदर रहने नहीं देती, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश होगी कि किस तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू हम क्या कर लें, हम रिलीज कर लें टू एनवायरनमेंट। तो अब अगर हम इसकी यहां से जो रिलीज है टूवर्ड एनवायरनमेंट, सेल या टिश्यू से टूवर्ड एनवायरनमेंट, इसको अगर हम देखें तो इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं या 3 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में, मतलब कि यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगी वो 3 तरीके से होगी। जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट होगी, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और थर्ड वन इन डिजॉल्व फॉर्म, जो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को देख लें कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर 100% कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस 100% में कितनी परसेंट इज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट, कितनी परसेंट इज अ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में होती है और कितनी परसेंट ये डिजॉल्व फॉर्म में होती है। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को देख लें तो जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी अबाउट 70%, और जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में होगी वो होगी अबाउट 23%, और जो इन फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा के साथ होगी वो होगी जस्ट 7%। तो ये इसकी कंसंट्रेशन होगी कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितनी होती है, एज अ डिजॉल्व फॉर्म कितनी होती है, और एज अ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितनी परसेंट होती है। अब ये कैसे होती है और ये वाली कैसे होती है और ये वाली कैसे होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म है या इसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये इन फॉर्म्स में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे मेनली इसी को जो है बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2
इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। अब बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे सेल्स की, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे टिश्यू हैं, यहां पर सेलुलर रिस्पिरेशन हो गई है, उसकी वजह से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड हो गई है। अब सेल ने क्या किया है, जो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसी कम कंसंट्रेशन की वजह से चूंकि यहां पर ज्यादा है, यहां से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। तो उसी डिफ्यूजन की वजह से ये जो अंदर सेल के अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड था जो एज अ वेस्ट मौजूद था, वो सेल से निकल कर कहां पर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मींस कि जो सेल के बीच में जो खाली स्पेस होती है जहां पर वाटर एज अ मेजर सोर्स मौजूद होता है, वहां पर रिलीज हो जाएगी। अब यहां से हमें पता है कि हमारे जितनी भी टिश्यू है वहां से कौन सी चीज पास होती है, वहां से ब्लड की पिलरीज या ब्लड वेसल्स पास होते हैं। अब अगर यहां पर हम देखें तो इसी ब्लड की पिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है और इनर सरफेस ऑफ या जो आउटर सरफेस है इस ब्लड की पिलरी के जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मिकदार में है, तो इसलिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो यहां से क्या करेगी, यहां से डिफ्यूज हो जाएगी इस ब्लड की पिलरी में। और जब ये इसी ब्लड की पिलरी में आ जाएगी तो यहां पर किसके साथ ये मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक रेड ब्लड सेल्स। पहले ये ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगी और उसी ब्लड प्लाज्मा से ये डिफ्यूज हो जाएगी कहां पर, इसी रेड ब्लड सेल में। अब इसी रेड ब्लड सेल में ये क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगी किस चीज के साथ, वाटर के साथ, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर मौजूद होती है। जब ये इसके साथ रिएक्ट होगी एक एंजाइम की मौजूदगी में, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जब इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में रिएक्ट करेगी तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगी वो क्या होगी, H2CO3। लेकिन यहां पर हम सिंगल एरो नहीं लगाते, यहां पर हम डबल एरो लगाते हैं। तो इस डबल एरो का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हो और उसी प्रोडक्ट से फिर अपने रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हो, तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। अब ये क्या है, ये H2CO3 बन गया है। अब H2CO3 क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होती है ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल। अभी इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए हम इस H2CO3 को फर्दर पास करते हैं किस चीज से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सेम एंजाइम से। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज H पॉजिटिव बनाएगा और इसके साथ HCO3 नेगेटिव, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जो H पॉजिटिव है, एक तो हमने अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया HCO3 में, लेकिन इसके साथ एक और चीज बन गई जो है H पॉजिटिव। और हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी काज होती है, और एक एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो सही काम नहीं करते, एंजाइम प्रोटीन काम नहीं करते। इसलिए अभी हमने इसी रिएक्शन की वजह से एक मसला भी पैदा कर दिया। एक तो हमने एक अनस्टेबल कंपाउंड से हमें निजात मिल गई है, लेकिन उसकी वजह से हमने यहां पर एक
H पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, इसी तरह ये सारे मॉलिक्यूल H पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी काज करेंगे और फिर वो अपने नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। इसलिए अब हमने इस H पॉजिटिव के लिए कोई जुगाड़ बनाना है। तो इसका जुगाड़ ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें क्या मौजूद होती है, HB+4 मीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं कहां पर, इस सेल्स में या इस टिश्यू में, ताकि वो इसको फर्दर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करें। और जो एज भी रह जाता है उस पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस पे अटैक कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, HB हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन। तो जो H पॉजिटिव का जो मसला था वो किसने कंट्रोल किया, वो HP ने या हीमोग्लोबिन ने कंट्रोल कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है HCO3। अच्छा, अब ये बाइकार्बोनेट यहां पर बन गया है, अब ये क्या करेगा, यहां से रिलीज हो जाएगा इसी ब्लड प्लाज्मा में, तो ये ऑलरेडी हमको पता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इसमें आयन का एक स्पेसिफिक या बैलेंस ग्रेडियंट होता है। अगर उसी ग्रेडियंट में कोई चेंज आए तो सेल के जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस काज होती है। और अभी यहां पर हमको पता है कि ये नेगेटिव है HCO3, तो जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर से एक दूसरे आयन को भी अंदर लेके आएगा और कौन सा आयन होगा, वो भी नेगेटिव होगा। जब ये बाहर जाता है तो इसके मुकाबले में जो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट होता है इसी सेल्स का, उसी में क्लोरीन मौजूद होता है मीन ब्लड प्लाज्मा में, तो वो यहां से क्लोरीन को शिफ्ट करेगा सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी से HCO3 को बाहर भेजेगा। और यहां पर ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये यहां पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, इनर एनवायरनमेंट से HCO3 को बाहर भेज रहे हैं और बाहर से क्लोरीन को अंदर की तरफ भेज रहे हैं। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसको जिस साइंटिस्ट ने ये मैकेनिज्म डिस्कवर किया था उसका नाम था हेम्बर्ग, इसको हम हेम्बर्ग फिनोमेना भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द जो डिस्कवरी हुई थी इसकी। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, सेल के अंदर पोटाशियम मौजूद होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे पोटाशियम क्लोराइड। अब पोटाशियम क्लोराइड बन गया है क्लोरीन के आने की वजह से। जो यहां बाहर हमने किस चीज को भेजा था, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव को, और यहां ब्लड प्लाज्मा में सोडियम पॉजिटिव मौजूद होते हैं और वो इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहां पर ये जो सारा माजरा था, ये जो सारी कहानी थी, ये कहां पर होती है, ब्लड की पिलरी और वो सेल जहां पर ये रिलीज होता है वहां पर हो रही है। अब यहां से ये ब्लड प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एक्चुअल हमने क्या था बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या करेगा, इसी बाइकार्बोनेट में ये ट्रांसपोर्ट होगा और यहां से इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कहां पर जाएगी, हमने जो फर्स्ट पाथवे लिखा था इंटरनल टिश्यू या इंटरनल एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल, तो ये पहले जाएगी कहां पर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लंग्स हैं, तो ये ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं, ब्रिंक्यूल्स बनाते हैं और ब्रिंक्यूल्स के एंड में कुछ बालून लाइक या राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं अल्वियोलाई। अब ये अल्वियोलाई क्या होते हैं, फिल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं
तो इसके साथ ऑक्सीजन आती है। और यहां से क्या चीज आ रही है, HCO3 नेगेटिव, जिसके साथ सोडियम बाइंड है, और रेड ब्लड सेल में पोटेशियम क्लोराइड आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो ऑक्सीजन होगा तब तक इस Hb के साथ नहीं मिलेगा जब तक Hb से जो हमने हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एसिडिटी से बचाने के लिए ऐड किया था वो उसको प्योर फॉर्म में ना मिले। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम दोबारा रेड ब्लड सेल को ड्रा करते हैं, और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके साथ बाइंड होता है, वो हाइड्रोजन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगी वो ब्रेक हो जाएगी और H पॉजिटिव है वो रिलीज हो जाएगा। इसी हीमोग्लोबिन के साथ अगेन यहां पर एक हीमोग्लोबिन के साथ 4O2 मिल जाएंगे, और जो सोडियम HCO3 है ये क्या करेगा, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, और दूसरी चीज जो थी वो थी पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड थी वो भी ब्रेक हो जाएगी। अगेन क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड यहां से बाहर जाएगा और इसके मुकाबले में HCO3 अंदर की तरफ आएगा। अगेन क्लोराइड शिफ्ट काम करेगा, वो इसको अंदर भेजेगा और पोटेशियम क्लोराइड को बाहर भेज देगा। यहां पर H रिलीज हो गया था, वो HCO3 के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बनाएगा, H2CO3। अब अगेन क्योंकि स्टार्ट में हमने जिक्र किया था रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो अगेन H2CO3 जो है फॉर एग्जांपल यहां पर बन गया है H2CO3। अब ये H2CO3 सेम जो स्टार्ट में हमने एंजाइम यूज किया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसी की मौजूदगी में अगेंस्ट रिवर्स रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से यहां पर स्टार्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुए थे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर इसी सेल में रहेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुई इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और वो जब ऑक्सीजन यहां पर आता है तो वो इसके मुकाबले में जाएगा कहां पर, अलविलाई में। और फिर उसी अलविलाई से जब हम एक्सपायरेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं तो वो यहां से मूव हो जाएगा कहां पर, हमारे बॉडी से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट में अगेन रिलीज हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कार्बो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और डिजॉल्व फॉर्म में होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही था। अगर कोई प्रॉब्लम स्टिल आपके जहन में हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।